अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कराती खूबसूरत सी सुबह के साथ में हूँ मुनीबा आसिफ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और जनाब हमारा शो भी देख रहे होंगे जो कि 9 से 11 बजे तक का टाइम है और ये 2 घंटे हमारे और आपके बड़े ही प्रोडक्टिव गुजरते हैं। आई नो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ इशूज़ होते हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं और कंसर्न पर्सनस को बुला के उसका हल भी तलाश करने की कोशिश करते हैं। खैर जनाब, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज हमने बात करनी है कि समझदार इंसान वो है जो हर वक्त हाजिर दिमाग रहता है, जो अपने जिस्म और उसके अज्जा से मुकम्मल तौर पर काम लेता है और जिसकी नज़रें चारों तरफ रहती हैं और जो हर वक्त किसी न किसी चीज़ का मुशाहिदा ज़रूर कर रहा होता है। इसीलिए बड़े बुज़ुर्ग ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आप अपने कान और अपनी आंखें ज़रूर खुली रखें, हर वक्त गौर करते रहें, सुनते रहें, देखते रहें और उन्हें खोल के रखें। दरअसल दिमाग के बाद ना 2 इंसानी ऑर्गन्स ऐसे हैं जिन्हें हर वक्त काम करते रहना चाहिए क्योंकि वो किसी भी इंसान की ज़िंदगी में बड़ा एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। पहला ऑर्गन, जिस तरह मैंने बताया कि आपकी आंखें होती हैं, और दूसरा होता है आपके कान। इनका जो इस्तेमाल है ना, वो किसी भी शख्स के मुशाहिदे को कामयाब बनाता है। ज़िंदगी में आप कुछ भी कर रहे हों, ये नसीहत आपके काम ज़रूर आएगी और इससे मुराद ये है कि जो देखने वाली चीज़ हो उसे मुकम्मल तरीके से देखें, गौर से देखें, और जो सुनने वाली बात हो उसे मुकम्मल तरीके से सुने, यानी कि गौर से सुने। ये 2 चीज़ें यकीनन आपको किसी भी मामले के मुतालिक ज़हीन बना सकती हैं। ज़हीन किस तरह बना सकती हैं कि आपको हर किस्म की सूरत हाल के मुताबिक ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा ज़ाविये दिखा सकती है। और यही वो वजह है कि जो आपको आपके गिरदोनवाह से मुकम्मल आगाह भी रखती है। यकीन जानिए, आगाही बहुत बड़ी नेमत है, अवेयरनेस बहुत बड़ी नेमत है किसी भी चीज़ के मुतालिक। और अगर वक्ती आगाही आपके पास हो, आप भला क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हर किस्म के ख़सारे से बआसानी बच सकते हैं, बल्कि यूँ कह लें कि हर ख़तरे को उसके आने से पहले ही पहचान कर आप उससे महफूज रह सकते हैं। ज़िंदगी हम पर मसाइल और मसाइब डालती रहती है, मगर वो लोग जो अपनी आँखों और अपने कानों से हकीकत देखते हैं ना और सुनते हैं, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में मार नहीं खा सकते। और इस बात का बुनियादी पैगाम भी यही कहता है कि हम मोहतात रहें और अपनी ज़िंदगी में होशियार भी रहें। इस बात से मुझे एक और इंटरेस्टिंग सा पहलू याद आ गया, वो ये है कि आप में से जो भी हमारी डेली रूटीन की गुफ्तगू को गौर से सुनते हैं ना, जो बातें, जो ज़ाविये हम दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, उन्हें देखकर समझते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी के लिए एक असूल बना के चल रहे हैं। यकीन करें कि उन्हें तकरीबन हर किस्म की रहनुमाई सिर्फ़ एक ही पैगाम से मिल जाती है, फिर चाहे वो बिज़नेस के हवाले से हो, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से हो या घरेलू ज़िंदगी की बात हो। आप सिर्फ हमारे पैगाम से भी ना इतना सीख सकते हैं कि एक मुकम्मल आगाही और शऊर से ज़िंदगी गुजार सकें। बाकी कहते हैं ना कि इंसान को सीखना चाहिए हर किस्म के हालात से, हर मौके पर हमें सीखना चाहिए। इल्म की बात जहाँ से भी मिले वहाँ से गैदर करनी चाहिए क्योंकि वो मोमिन की खोई हुई मिरास जैसी होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो इसका मतलब है कि इल्म कितना ज़रूरी है हमारे लिए। वो हर चीज़ के मुतालिक इल्म हो सकता है, सिर्फ ये नहीं कि जो हम स्कूल में जाके पढ़ते हैं। हमें हर चीज़ के मुतालिक इल्म होना चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी संवर सके। बेसिक एथिक्स, बेसिक इल्म चीज़ों के बारे में तो एटलीस्ट हमें ज़रूर होना चाहिए। और हम भी अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, जागो लाहौर के प्लेटफॉर्म के थ्रू यही कोशिश करते हैं कि जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं, बेसिक इश्यूज़ हैं या बेसिक ऐसी कह लें कि एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, और अगर हम उसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करके और आप तक वो चीज़ें पहुंचा सकते हैं और आपकी ज़िंदगी उससे संवर सकती है या थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, तो इसमें हमारा एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन शामिल हो जाता है। तो हम सिर्फ इसी नीयत के थ्रू, गुड कॉज के थ्रू हम ये चीज़ें कर रहे होते हैं जिसको और भी ज़्यादा प्रिवेल करनी चाहिए।
ये आज का हमारा पैगाम था जिस पर हमने बात की। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। मौसम गर्मा के आगाज़ के साथ ही ना पाकिस्तान भर में जगह जगह ठंडे मशरूबात और जूसेस के स्टॉल्स लग जाते हैं। यूँ तो सारा साल ही मुख्तलिफ़ फलों के जूसेस हर जगह हमें नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम के आते साथ ही ना जिस फल के कह लें कि जूस की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है ना, वो है फ़ालसा, और जो शदीद गर्मी में पीने पर बहुत राहत भी देता है हमें। और फ़ालसे का जूस तो हर किसी को भी पसंद होता है, लेकिन बतौर फल ये बड़ा खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट होता है और बहुत से लोगों को ये भी पसंद आता है। इस फल की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होता है और इसका कह लें कि मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, बल्कि यूँ कहें कि बीमारी में इसे बतौर इलाज भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो गलत नहीं होगा। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस फल की अफादियत क्या है और हमारी सेहत के लिए बतौर टॉनिक कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए समीन रज़ाक हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। समीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं मुनीबा? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। समीन, आपको भी फ़ालसा पसंद है? बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। और ये फ़ालसे का सीज़न भी है, गर्मियाँ हैं और बाहर हम हर जगह देखते हैं कि फ़ालसे के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, रेडियो पे भी लगे हुए हैं। और दूसरा ये कि फ़ालसे का जूस भी बहुत ज़्यादा इनटेक किया जाता है, लोगों को पसंद आता है। सबसे पहले तो बताइए कि फ़ालसा हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा है और इसमें इसकी अफादियत क्या है? जी मुनीबा, सबसे पहले तो ये बताना ज़रूरी है कि फ़ालसा एक अफोर्डेबल फ्रूट भी है। एग्जैक्टली, सस्ता फ्रूट जी है। बिल्कुल। और ये बहुत छोटा फ्रूट है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। तो दिखने में तो ये बहुत छोटा सा फ्रूट है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। अगर हम सबसे पहले ये बात करें कि फ़ालसे में होता क्या है, तो फ़ालसे में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो विटामिन सी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो वीमेंस हेल्थ सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही होती है। उसके लिए फ़ालसा हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसके साथ साथ अगर हम इस बात करें तो फ़ालसे में हाई फाइबर होता है, क्योंकि जब भी हम रॉ फॉर्म में उसको कंज्यूम कर रहे हैं या हम फ्रेश जूसेस में कंज्यूम करें तो इसमें इसका छिलका हम उसके समेत ही फ्रेश जूसेस में ही ले रहे होते हैं, तो जिसमें फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि गर्मियों में डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत से लोगों को ब्लॉटिंग के इश्यूज होते हैं, कॉन्स्टिपेशंस, पेट का दर्द। तो जब इसका वो जूस इस्तेमाल कर रहे हैं या इसको रॉ फॉर्म में ले रहे हैं तो उसको इनकी बहुत ज़्यादा अफादियत मिल रही होती है। अच्छा। और अगर हम इसके साथ साथ बात करें डायबिटिक पेशेंट के लिए भी, तो क्योंकि फ़ालसा बहुत ज़्यादा मीठा फ्रूट नहीं है, बहुत सोर टेस्ट तुच्छ सा है, मतलब तो खट्टा मीठा सा होता है और बहुत टेस्टी भी लग रहा होता है अगर आप इसका जूस इस्तेमाल करें। तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी इजीली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो लोग जिनको स्टमक का बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि ये हाजमेदार फ्रूट होता है। और जब हमारा कोई ब्लॉटिंग का मसला या हाजमा सही नहीं है तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रूट है। अगर इसको रॉ फॉर्म में लेते हैं और अगर फ्रेश जूसेस में इस्तेमाल लेते हैं तो अब बात आती है कि इसको लेना किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो कोई भी फ्रूट है ना, तो हमें लगता है कि उसको सबसे ज़्यादा जो उसका अच्छा मेथड है वो इसका मेथड है कि आप उसको रॉ फॉर्म में कंज्यूम करें। अच्छा, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसी बीमारियों में लोग मुब्तला होते हैं कि उनको स्वेलिंग में इशू हो रहा होता है, वो इनगल्फ नहीं कर रहे होते। कुछ लोगों के मिथ भी हैं मुनीबा इसको लेके कि जो फ़ालसे के अंदर हमारे पास एक छोटी सी गिल्टी टाइप की निकलती है, वो उनको लगता है कि इससे पत्थरी हो जाती है। अच्छा। ये बहुत बड़ा मिथ है। तो वो खाना चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? यूजुअली हम लोग खा भी जाते हैं, यूजुअली हम उसको थ्रो भी कर देते हैं, तो क्या करना चाहिए? असल में वो हमारे पास सीड है और सीड के अपने फायदे हैं और हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी है सीड। तो अगर हम ये देखें कि उसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, अगर आप यंग एक पर्सन की बात कर रहे हैं, उसको कोई मसला नहीं है, वो रॉ फॉर्म में ले रहा है, तो वो उसको खा सकता है, उसको इसका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, बल्कि आपको बेनिफिट मिलेंगे, इसका नुकसान नहीं है। लेकिन अगर एजेड लोगों की बात की जाए तो उनसे ये नहीं च्यू नहीं किया जाता है, उनको मुश्किल हो रहा था अंगल्फ करने में, तो उनके लिए है कि वो इसके विदाउट या उनके वो फ्रेश जूसेस की तरफ जाएं। अब फ्रेश जूसेस में लोग चीनी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फ्रेश जूसेस में लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्पेशली हम रेस्टोरेंट्स में जाएं तो उसमें बहुत सी फ्रीज आइटम चीज़ें और जो
उसके टेस्ट को तो बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन इससे उनकी अफादियत उसकी अपनी बहुत कम हो जाती है। अगर उसमें आप चीनी ऐड कर रहे हैं तो चीनी में हमारे पास फ्रुक्टोज है, तो वो हमारी बॉडी में जाएगा। कैसे, मतलब वो अगर खाली उसका जूस बनाएंगे तो वो थोड़ा सा खट्टा मीठा सा हो जाएगा, तो इसलिए हमारा ये होता है कि चले थोड़ी सी चीनी या काला नमक भी बहुत से यूज़ करते हैं इसके अंदर, कि थोड़ा सा उसका टेस्ट जो है वो बैलेंस आउट हो जाए। तो फिर क्या करें? मुनीबा, अगर कुछ लोग मीठा जैसे पसंद करते हैं तो उन लोगों को चाहिए कि वो स्टीविया या फिर शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं चीनी को रिप्लेस करके। और कुछ लोग मीठा नहीं इस्तेमाल करें तो उनके लिए यही है ब्लैक पेपर, वो काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट को डेवलप करने के लिए। लेकिन उनको ये करना चाहिए कि चीनी से अवॉइड करें, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो लोग जो वेट लॉस की जर्नी में हो रहे होते हैं। और कुछ लोगों को जो डायबिटीज की एक कंडीशन में भी आपको पता है कि आपकी ग्लूकोज अगर हाई आ रही है तो आप उस स्टेज में अगर जा रहे हैं तो उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप यूज़ करें स्टीविया या शक्कर में तो इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से, क्योंकि वो ऑलरेडी खट्टा मीठा ही फ्रूट होता है, अगर आप नेचुरली उसको इस्तेमाल करें तो वो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, मतलब आप अगर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी ठीक है, और अगर यूज़ करें तो उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ कर लें। वाइट शुगर का आप स्टेविया या फिर आप शक्कर यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, ब्राउन शुगर भी एक ही जैसी होती है? मतलब बहुत से न्यूट्रिशन माहिर यही कहते हैं कि ब्राउन शुगर और वाइट शुगर में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ उसको कलर किया, सिर्फ उसको ब्राउन कलर कर देते हैं और वो भी वैसी ही होती है। जी बिल्कुल, और वो एक हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन है कि हम ब्राउन शुगर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसको बड़ी फैंसी तरीके से ले रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स में, ये आपको फैसिनेट तो कर रही होती है, लेकिन अल्टीमेटली ये आपको वाइट शुगर जितना ही डैमेज कर रही होती है। तो शक्कर और स्टीविया बेस्ट है, आजकल मार्केट में चल रही है, तो वो आप इस्तेमाल कर लें। और कोशिश करें जितना भी है, जो लोग रा फॉर्म में इसको कंज्यूम कर सकते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट है आप रा फॉर्म में इस्तेमाल करें। अच्छा। और जैसे बहुत से लोग कहते हैं टाइमिंग्स वगैरह भी इम्पॉर्टेंट होती है, तो अगर आप फ्रेश जूस इस्तेमाल करें तो आप दिन में, दोपहर में, असर में इसका बड़ी इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, स्नैक में अपने ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जैसे कुछ लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो अपनी वेट लूज की जर्नी में ना, तो वो मूवी देख रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है, वो पॉपकॉर्न खा रहे हैं तो वो इसको पॉपकॉर्न से रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक हेल्थी चीज़ भी होगी और आपके वेट लूज में आपकी हेल्प आउट मतलब अगर रॉ आपने खानी है तो आप उसको पॉपकॉर्न के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा। यूजुअली लोगों का मूवी जब वो देख रहे हो तो उनको आदत होती है कि स्नैकिंग की, तो अगर तो वो वेट लूज वाली जर्नी से गुजर रहे हैं तो उनको चाहिए कि पॉपकॉर्न से रिप्लेस कर दें, तो वो ज़्यादा बेटर एक चीज़ है। अच्छा। क्योंकि कैलोरीज बहुत कम होती हैं, आपको पता है, और इसमें भी पानी का कंटेंट भी होता है। और लेकिन अगर आप वेट लूज की जर्नी में हैं तो फिर कोशिश करें रा फॉर्म में लें, फ्रेश जूसेस फॉर्म में नहीं लें, क्योंकि बहुत कम लोग मैंने देखे हैं जो जूसेस में कोई चीज़ ऐड नहीं करते, लेकिन मोस्टली लोगों को टेस्ट डेवलप करने के लिए और अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ ना कुछ ऐड लोग करते हैं। अच्छा, इसको हर्बल मेडिसिन का भी कहा जाता है कि ये बड़ी हर्बल मेडिसिन है आपके जिस्म के लिए, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए है, तो क्यों कहा जाता है इसको? ऐसे कौन से अज्जा हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं इसके अंदर कि इसको हर्बल मेडिसिन कहा जाता है? मुनीबा, अगर देखें तो लोग इसका गर्मियों से पहले या गर्मियों में इसका शरबत बना के रखते हैं और वो सीज़न के बाद भी उसको यूज़ कर रहे होते हैं। उस जो सबसे इसकी चीज़ है ना, ये ठंडक आपको फ्राहम कर रहा होता है। तो जो लोग स्टमक की बीमारी के लिए, क्योंकि विटामिन ए का कंटेंट भी इसमें होता है, अगर आप इसको वैसे भी लेते हैं, जो स्पेशली जिन लोगों को ब्लॉटिंग सालासार रहती है तो वो इसका शरबत बना के फ्रीज कर लेते हैं। जैसे जामुन का शरबत रखते हैं लोग, इसका भी शरबत बना के रख लेते हैं और वो इसको आउट ऑफ द सीजन भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो कुछ मेंटल सेटिस्फेक्शन है, कुछ मिथ होते हैं और लोगों को ये लग रहा होता है कि मतलब ये बाद में भी आपको होता, लेकिन फ्रूट्स जो भी है उसको सीज़न में इस्तेमाल करें तो उसकी अफादियत ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट को आप अदर सीज़न में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो मतलब ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी अच्छा है, ये जिनको स्टमक का प्रॉब्लम रहता है, ब्लॉटिंग के लिए उनका भी अच्छा है। लेकिन फिर वो किस टाइम खाएं या इसका इंटेक करें? अगर जूस भी उन्होंने पीना है वो खाने से पहले करें या खाने के बाद करें, कि ताकि उनका हाजमा ठीक हो, या अगर उनको ब्लॉटिंग होती है खाने के बाद यूजुअली तो वो उनको ना हो? जितने भी फ्रूट्स है, वो वाले फ्रूट्स हैं जो आपके हाजमे को ठीक करते हैं, वो हमेशा आपको अपने मील के बाद कंज्यूम करना चाहिए, ताकि आपके डाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल ठीक हो रहा होता है।
तो बहुत से ऐसे, जैसे वाटरमेलन के लिए भी कहा जाता है कि खाली पेट अवॉइड करें उसको खाने से। अच्छा। वैसे तो आप बहुत अच्छा फ्रूट है और सीजन में बहुत इस्तेमाल भी होता है, तो लेकिन उसको खाली पेट अवॉइड करें। तो फालसे के लिए भी ऐसे ही है, जूस अगर आप इस्तेमाल करें तो आप किसी भी टाइम, स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनको चाहिए कि अपने मील के बाद इस्तेमाल इसको कर लें और चीनी के बगैर। और अगर आप स्नैकिंग में ले रहे हैं तो फिर सिर्फ आपको 1 गिलास इसका इनफ है, या 1 कप आप वैसे ही रॉ फॉर्म में उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो बेहतर है। और ये बच्चों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और बच्चों के लिए भी इसकी बहुत सी अफादियत हैं। अच्छा। जो स्पेशली जो बच्चे छोटे बच्चे हैं, स्कूल्स में जा रहे होते हैं, तो वो बच्चे रॉ फॉर्म में इसको नहीं ले रहे होते हैं। हाँ। तो उनके लिए ये होता है कि वो प्यूरी बना के आइस क्यूब की फॉर्म में या आइसक्रीम शेप में वो पैनल्स अच्छा। लगा के उसको उस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो उनके लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन हेल्थी तरीके से अगर आप घर में माएँ बना के दे रही हैं बच्चों को, तो वो एक बहुत अच्छा बच्चों के लिए ठंडक का भी है, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ रहे होते हैं, बच्चों की बॉडी डिहाइड्रेट होती है। अगर हम यंग जनरेशन की बात करें, वो तो फिर भी अपने वाटर का कंटेंट किसी हद तक बैलेंस कर रहे होते हैं, हाँ। लेकिन बच्चों में ये चीज़ बहुत देखी गई है कि वो जब स्कूल से आते हैं बहुत रेडिश से और उनको पसीना, तो तब ये अगर वो स्कूल से आने के बाद अगर वो ये कंज्यूम करते हैं तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन वो रॉ फॉर्म में बच्चे कंज्यूम नहीं करते, तो ये उनके लिए कि वो आइस क्यूब या आइसक्रीम शेप में माएँ अगर बना के दे रही हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह के कंटेनर्स आ गए हैं कि आप उसमें फ्रीज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और वो आइसक्रीम या पॉप्सिकल की शक्ल में वो बाहर बन के आ जाते हैं, तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कहा जाता है कि ये आपके खून को साफ भी करता है, इसका क्या मतलब है? जब हमारा मैदा ठीक होगा ना, तो अल्टीमेटली हमारी जो स्किन है, या बहुत से लोग शरबत इसीलिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि कुछ लोगों को ब्लीडिंग का प्रोसेस होता है, तो वीमेंस एक्नी का इशू बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। तो अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं ये इनको रिमूव कर रहा होता है। आपकी बॉडी, अगर आप इसको बहुत हाईली फॉर्म में पानी के साथ कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव कर रहा होता है। तो जो अल्टीमेटली जो आपकी ब्लीडिंग हो रही होती है ना, वो साफ उसको कर रहा है। तो वीमेंस एक्नी में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, क्योंकि जब आपका मैदा ठीक होगा, आपको मैदे में किसी भी किस्म की गैस इश्यूज नहीं होंगे, आप जो भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट बहुत जल्दी होगा। अच्छा। क्योंकि बहुत से खाने कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते, तो जब डाइजेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब हो रहा होता है, तभी इस तरह के इश्यूज हमारे पास हमने देखने को मिलते हैं। तो उन लोगों के लिए ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स वगैरह को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा होता है। तो जितने आपका स्टमक फ्रेश होगा, जितना आपकी स्टमक की हेल्थ ठीक होगी, उतना ही आपका अंदर का बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल फिट रहेगा। मतलब ये हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, फालसा है, जिसका इंटेक हमें रोज़ाना करना चाहिए। अगर रॉ फॉर्म में इंटेक कर रहे हैं तो कितने क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? चलिए, ये तो हमने बता दिया कि जूस में पीना है तो 1 कप या 1 गिलास आपने पीना है, लेकिन रॉ फॉर्म में, क्योंकि अगर खाने बैठते हैं तो हम लोग फ्रूट्स तो फिर खाते ही जाते हैं, हमारा हाथ तो नहीं रुकता किसी भी चीज़ पे, तो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उसकी? अगर हम स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो नॉर्मली हमारे घरों में हम जब भी कोई भी क्लाइंट आता है, कोई भी पेशेंट आता है, जब हमने उनको क्वांटिटी बतानी होती है, तो हम मोस्टली जो घरों में एक हमारा कप यूज़ होता है चाय के लिए, मीडियम कप, तो हम उसको लेके उनको बता रहे होते हैं कि अगर आपने सालन खाना है तो हाफ कप खाना है, आपने चावल खाने हैं तो आपने 1 कप सिर्फ खाना है। तो वो लोगों को इससे बहुत जल्दी वो अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। तो अगर आप फ्रूट्स की जैसे बात करें तो डिपेंड कर रहा होता है कि अगर तो आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं या आप वेट लॉस की जर्नी में हैं, तो आपने ऑलरेडी जो आपने मील लिया है वो कितना ले लिया, आपने अपनी कैलोरीज कितनी ऑलरेडी कंज्यूम कर ली है, और आपने ये कितनी लेनी है। मोस्टली इसके पोर्शंस ही होते हैं। कुछ लोग जैसे हार्ट के पेशेंट होते हैं तो उनको हम ज़्यादा फ्रूट्स का पोर्शन डेली बेसिस में कह रहे होते हैं कि आपने ज़्यादा पोर्शन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के लेने हैं। तो अगर आप हेल्थी इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो 1 कप वो इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। और 1 कप का जो अगर हम जूस देखें तो वो 1 गिलास बन जाता है। हाँ। बहुत इजीली उसमें पानी में। तो हाँ। 1 कप आप इजीली दिन में इसको कंज्यूम कर सकते हैं, कोई इसका नुकसान नहीं है।
ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि इसका हम लोग जूस बना के भी रख देते हैं कि 3-4 दिन हम इसको बना के और पीते रहेंगे, एक ही दफ़ा स्टोर कर लेते हैं, क्या ये करना चाहिए? यूजुअली बाकी जैसे हमारे पास वाटरमेलन है या इस तरह की चीज़ें, तो हमारा ये होता है कि लेकर आएँ और उस दिन खा लें और ख़त्म कर दें उसको, लेकिन इसका ये होता है कि वो बॉटल्स में बना के बहुत से लोग शरबत बना के रख देते हैं, स्टोर कर देते हैं कि ये आगे काम आएगा। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो फ्रेश जूस की अगर बात करें, शरबत आप फ्रीज कर सकते हैं अगर तो वो आपका कुकिंग जैसे कुकिंग मेथड से वो बन रहा होता है, वो हीटिंग प्रोसेस में उसको हम बॉयल करके बना रहे होते हैं। जो शरबत इसका बन रहा है जैसे जामे शीरी की फॉर्म होती है ना, ये उतना थिक बन जाता है अगर आप इसको शरबत बनाते हैं, वो आप फ्रीज कर सकते हैं क्योंकि उसके उसमें ये है कि उसके टॉक्सिन्स रिमूव हो जाएं। लेकिन अगर आप फ्रेश जूस की बात करें, फ्रेश जूस को कभी भी फ्रीज नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा फ्रेश जूस का मतलब ये ना कि आपने फ्रेश पीना है, आप उसको बना के फ्रीजर में अगर रख रहे हैं तो फ्रिज के अपने जो बैक्टीरिया हैं वो उसके अंदर डिसॉल्व हो रहे होते हैं। तो अगर आप फ्रेश जूस की फॉर्म में तो सिर्फ आप उतना बनाएं जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन आप शरबत की बात करें तो शरबत आप रख सकते हैं, लेकिन फ्रेश जूस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि फ्रिज के जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो उसके अंदर जा रहे होते हैं। वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं फ़ायदा और फ़ायदे के साथ नुकसान भी आपकी बॉडी में हो रहा होता है। किसी भी किस्म का जूस जो आप है वो फ्रेश जूस तो वो कभी भी नहीं आपको फ्रीज करना चाहिए, वो आपको फ्रेश ही इस्तेमाल करना चाहिए। और फ्रीज आइटम्स के बारे में बहुत से बाद में आपको पता है हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, तो ये फ्रेश जूस आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए, वो स्टोर नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह आप बता रही हैं कि शरबत भी बनाते हैं, तो उसका क्या मेथड होता है या किस तरह बनाना चाहिए हमें शरबत घर में? शरबत में चीनी ऐड होती है इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करने के लिए। तो जैसे फ्रेश जूस में पानी ऐड किया जाता है, तो इसमें भी पानी ऐड किया जाता है, लेकिन ये हीट में रखा जाता है, काफ़ी टाइम ले रहा होता है। अच्छा। और उसमें चीनी ऐड की जाती है। अगर तो आप उसमें शक्कर या स्टीविया करते हैं तो उसकी कंसिस्टेंसी उतनी थिक नहीं होगी, लेकिन लो कंसिस्टेंसी उसको बरकरार रखने के लिए चीनी का बहुत ज्यादा उसमें ऐड अप करते हैं, इस्तेमाल किया जाता है। बहुत इस्तेमाल किया। जैसे हम जामे शीरी की बात करें, अब वो थिक है तो उसमें चीनी बहुत ज्यादा है, क्योंकि चीनी ने उसकी अपनी एक अलग से कंसिस्टेंसी को बहुत थिक किया हुआ है। तो उसमें भी चीनी का होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि अगर आप जब बाद में उसको इस्तेमाल करें तो वो आपको ये चाहिए कि एक ग्लास के अंदर आपको जैसे चम्मच आपके स्टैंडर्ड्स हमारे स्पून है उसमें 1 से 2 सिर्फ आपको डालने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता। क्योंकि आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतनी चीनी उतना शुगर उसमें ऐड हो रहा होता है पानी के अंदर। और कुछ लोग तो वैसे भी ऑलरेडी सफ़ेद पानी के अंदर ऑलरेडी चीनी डालते हैं, देन फिर वो शरबत डालेंगे तो वो तो मिक्स, और वो फिर आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट की तरफ लेके जा रहा है, आपको प्यास का भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मतलब ये जब हम पकाते हैं तो ये सिरप की फॉर्म में बन जाता है? सिरप की फॉर्म में बनता है। और उसको आप स्टोर कर सकते हैं, कितनी देर स्टोर कर सकते हैं? सजेस्ट मतलब क्या है इसके, रिकमेंड क्या है? 3 माह से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं स्टोर करनी चाहिए। जो इस तरह के शरबत्स वगैरह होते हैं ना, उनको 3 माह से तो बिल्कुल ज़्यादा स्टोर नहीं। हालांकि हम क्योंकि घर में बना रहे होते हैं, अगर आप तो बाहर से लेके आ रहे हैं तो ना वो एक स्पेसिफिक डेट होती है, लेकिन बाहर की और घर का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो लेकिन लोग साल इसको फ्रीज करते हैं और वो फ़ायदे के चक्रों में नुकसान की तरफ फिर जाते हैं। ऐसे मतलब रिकमेंडेड है कि आपने तीन महीने से ऊपर नहीं जाना है। और उसका टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट फिर होता है कि आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है, आपने फ्रिज में रखना है। ये लोगों ने बाहर रखा होता है तो वो उतना आपको बेनिफिट नहीं दे रहा होता। नहीं तो उसको फ्रिज में रखना चाहिए या फ्रीजर में रखना चाहिए? उसको फ्रिज में रखना चाहिए। फ्रीजर में तो आपकी वो बर्फ वाला बन जाएगा, वो तो नहीं होगा। नहीं, आप उसको फ्रीजर में रखें। अच्छा, फ्रिज में रखें कि जिसमें वो टेम्परेचर नॉर्मल रहे। और आप अच्छा उसको 3 महीने ही फ्रिज में रखें? या बहुत से लोग उसको फ्रीज कर देते हैं, बाद में फिर उसको डिफ्रोस्ट करते हैं, फिर दोबारा से फ्रीज, उससे क्या उसकी न्यूट्रिशन जो है वो खराब हो जाएगी? खराब मुनीबा खराब नहीं, वो बर्स्ट आउट हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो गई, वो नुकसानदेह खतरनाक होगी आपके लिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप फ्रीज करते हैं देन आप उसको बाहर निकाल के यूज करते हैं, जब हम दोबारा उसको रखते हैं वो डेड होती है। ओके। तो उसमें आपका कोई न्यूट्रेंट नहीं रहता, वो सारे न्यूट्रेंट आपके बर्स्ट आउट। तो इसीलिए उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखें ताकि उसके जो आप कुछ अपने अंदर न्यूट्रिशन वैल्यूज लेना चाह रहे हैं तो वो उसमें अंदर कुछ ना कुछ बरकरार ज़रूर हों। ओके। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि जो जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी ये अच्छा है पीना? बिल्कुल अच्छा है।
ऐसी बहुत सी कम बीमारी होगी, आई थिंक अभी तक हमने रिसर्चेस में नहीं पढ़ा कि इसको अवॉइड किया गया है, जैसे वाटरमेलन या फिर ये है, इनको अवॉइड किया जाए। अब बीपी के जो पेशेंट होते हैं उनको भी मोस्टली डिहाइड्रेशन का भी प्रॉब्लम रहता है, और अगर वो कुछ हैवी खा रहे हैं जैसे मटन या बीफ खा रहे हैं तो उनको फ़ौरन बीपी उनका हाई हो जाता है। तो उनके लिए फिर ये है कि एक तो ये हाजमे है, अगर हाजमेदार है तो अगर आप इसको फ़ौरन कंज्यूम कर रहे हैं इसको, उनके लिए ये है कि उनको कोशिश करना चाहिए उनको फ्रेश जूस की फॉर्म में लेना चाहिए, क्योंकि उनको उनकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितना आप कोई भी मिनरल वाटर के साथ ले रहे हैं तो आपकी बॉडी में बहुत जल्दी डिज़ोल्व हो जाएगा। अच्छा। तो जो बीपी के पेशेंट हैं उनको मोस्टली उन पानी का कंटेंट उनका कम होता है तो उनको हेडेक का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, और अगर आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो बहुत जल्दी अगर आपको खुल के वॉशरूम जाना पड़ता है तो आपका बीपी बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। तो उनके लिए ये है कि वो फ्रेश जूस इस्तेमाल करें तो उनके लिए ज़्यादा बेटर है। और वो भी अंदर कोई नमक, काला नमक यूज़ ना करें और चीनी ना डालें? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सोडियम है उनको नमक तो में, उसे तो avoid उनके लिए करना तो है। उनको तो टोटली अवॉइड करना चाहिए ना, उनको तो टोटली नेचुरल तरीके से इसको लेना चाहिए। आप ठंडा कर लें, अगर आपको नॉर्मल, कुछ लोगों को ये होता है कि अगर आप बहुत ठंडी चीज़ ले रहे हैं तो उसका आपको टेस्ट थोड़ा सा डिवेल्प हो जाता है, लेकिन आप नमक से उनको बहुत टोटली अवॉइड करना चाहिए। मतलब वो काला नमक भी यूज़ नहीं कर नहीं। सकते हैं, वो भी उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो आज हमने फ़ालसे के ऊपर बात की है कि फ़ालसा कितना ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है और इसकी अफादियत क्या है, किस टाइम हमें खाना चाहिए और कौन कौन से लोग किस तरह इसका इंटेक कर सकते हैं, इस पर हमने बात की है। तो समीन, आप लास्ट पे क्या कहना चाहेंगी, क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, जितनी आपकी ज़रूरत है, आपकी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतना खाना चाहिए। बस अगर हमें ये चीज़ समझ आ जाए, इतना तो मोटापा होगा, बहुत सी बीमारियों से हम बच सकते हैं। हेल्थी खाएं, घर में थोड़ी सी मेहनत करके खाएं ताकि आप खुद एक लॉन्ग लास्टिंग हेल्थी ज़िंदगी गुजारें। ठीक है जी। समीन रज़ाक हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। समीन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और फ़ालसे के हवाले से हम बात कर रहे थे और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ख़ारिश या फिर खुजली का शुमार आम तौर पर ना संगीन बीमारियों में नहीं होता है और आपको अपने आस पड़ोस में शायद ही कोई ऐसा मिले जो इसे एक संगीन बीमारी समझता हो। लेकिन अगर ख़ारिश की बीमारी तूल पकड़ ले और दायमी हो जाए तो ये किसी मुतासरा शख्स के लिए परेशानी का बायस भी बन सकती है। ख़ारिश या फिर खुजली की एक ख़ास किस्म भी होती है जिसे आप महज ख़ारिश नहीं कह सकते हैं, और इस किस्म की ख़ारिश इंसान का चैन और सुकून दोनों छीन सकती हैं। इस पर यकीन करना ऑब्वियसली मुश्किल हो सकता है, लेकिन ख़ारिश की एक ऐसी शक्ल होती है जिसमें इंसान को मुसलसल ख़ारिश रहती है और बार बार खुजाने के बावजूद भी वो कम नहीं होती, और बार बार वो ज़ोर ज़ोर से खुजाने की वजह से उस शख्स का खुजली से मुतासरा हिस्सा खून आलूद भी हो जाता है, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता। अगर इर्द गिर्द आप नज़र दौड़ाएं, या यूँ कह लें कि हमारे यहाँ मर्दों की अक्सरियत हर वक्त इस बीमारी का शिकार रहती है, और वो कहीं भी खड़े होंगे तो बस फिर शुरू हो जाएंगे। फिर आप सूट बूट पहने हैं, यहाँ पे किसी मीटिंग में मौजूद है, यानी किसी जगह का लिहाज नहीं होगा। ख़ारिश शुरू हो तो फिर हाथ रुकेंगे नहीं, चाहे ख़वातीन बैठी हैं या कोई, फिर बस ख़ारिश यहाँ पर खुजली की जा रही होती है उनकी तरफ से। सर से शुरू होगी, बाजू टांगों तक ये सिलसिला चलेगा और यहाँ तक के पाँव तक का ये सिलसिला शुरू हो जाता है। बिना किसी को देखे उनके हाथ चलते हैं, और अब उसकी वजह ये है कि हम कोशिश करेंगे इनकी वजह ढूंढे कि जनाब किस तरह इसका हल और इसका इलाज किया जा सकता है, और क्या जिस्म पर जो ख़ारिश हो रही होती है वो अपनी जिल्द की सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से हो रही होती है या ना नहाने की वजह से हो रही होती है, और गर्मियों में ये ख़ारिश जो है सोराइसिस के मर्ज़ में भी कैसे तब्दील हो सकती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद है स्टूडियोज़ में, होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर हमजा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से हैं? डॉक्टर, मैं भी ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारा, ख़ारिश, जो कि मैं कहूँगी कि बहुत से पाकिस्तानियों की
बड़ी पसंदीदा मशगला है ये। ऑब्वियसली बहुत सी ख़वातीन जो रिलेट भी करेंगी, हम लोग बाज़ारों में जाते हैं, बहुत जाते हैं, तो उनको ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो मुझे बताइए ये ख़ारिश कौन सी है? ये ना नहाने वाली ख़ारिश है या कौन सी ख़ारिश है? किस किस्म की ख़ारिश है ये जो ख़त्म ही नहीं होती मर्दों की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया जी, आपने बेसिकली 2-3 चीज़ें इकट्ठी मिक्स कर दी है ना। उसमें बेसिकली तो एक चीज़ आ गई है ख़ारिश, सोराइसिस है, एलर्जी है, ये बीमारी है। कुछ तो चीज़ें तो बीमारी होती है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को आदत होती है। अच्छा, ठीक है जी। अब आदत को तो आप तब्दील करने में काफ़ी टाइम लगता है, ये मुश्किल है ये चीज़ कि हम इस चीज़ को बेहतर कर सकें या इसको कुछ कर सकें। लेकिन जो अगर ख़ारिश के मतलब बात की जाए तो डेफिनेटली अगर तो आपके कोई ऐसे पार्ट ऑफ बॉडी हैं जहाँ पर पसीना ज़्यादा आ रहा है, अच्छा, ठीक है जी, वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली जब पसीना आएगा वो खुश्क होगा या वहाँ इचिंग होगी ख़ारिश होगी। और तो वह ख़ारिश तो नेचुरली होगी। आप जो बाज़ारों की बात कर रहे हैं उस बारे में तो मैं सच कोई ऐसी बात उस पर नहीं कोई रोशनी डाल सकता, क्योंकि वो तो हर एक को होता है कि हमारे मुआशरे का एक अलमिया है कि ये ख़ारिश है, वो उसको ख़ारिश नहीं, हम खुरक कह सकते हैं बेसिकली। ठीक है जी, वो उसको हम खुरक कह सकते हैं, वो ख़ारिश नहीं है, वो ख़ारिश नहीं होती है, ठीक है ना। वो आदत पंजाबी होती है, वो आदत उनको होती है खुरक कि की वो आदत होती है। देखने से ख़ारिश शुरू होती है ना, कि जहाँ किसी को देखा नहीं वो ख़ारिश शुरू हो गई ना, खुरक शुरू हो गई true, बेसिकली। तो जब बीमारी की तरफ आएंगे तो बीमारी में सिम्टम्स कुछ और आ सही। जाते हैं। अच्छा, ये मतलब क्या ये किस किस्म की होती है? सोराइसिस की भी क्या कोई टाइप्स होती है, ये क्या मसला है इसका? अच्छा जी, सोराइसिस जो है, सोराइसिस तो मैंने आगे भी कभी दफ़ा इसका जिक्र किया है कि ये एक गंदी किस्म की बीमारी है, जिल्द की सबसे गंदी। अच्छा। इसमें तो बेसिकली ख़ारिश कर करके आपको जो स्किन है इसके ऊपर इसके छिलका सा आ जाता है सफ़ेद कलर का। अच्छा। उसको जैसे जैसे आप छीलते रहते हैं उसमें मीठी मीठी ख़ारिश और मीठा मीठा मज़ा आता रहता है पेशेंट्स को। सही, ठीक है, वो बाजू हैं। अच्छा, ये बेसिकली जो स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट आपके होती है आपके कानों के पीछे से, अच्छा। आपकी एल्बोज़ पे, Elbows पे। आपके नीज़ के बैक साइड पे या नीज़ के ऊपर, और ये अंडर आर्म्स में स्टार्ट होती है सबसे पहले तो। उसके बाद फिर इनिशियली ये आहिस्ता 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 पूरी बॉडी के ऊपर बढ़ती जाती है। ठीक है। इसमें जब तक आप इस चीज़ों को ट्रीट नहीं करते, इसके साथ मेडिकेशन के साथ, और प्लस सफाई पसंद जो लोग नहीं होते उन लोगों में इस चीज़ के ज़्यादा बढ़ने के चांसेस अच्छा, होते हैं। ठीक है। और जो लोग अपनी बॉडी को खुश्क रखते हैं, ज़्यादातर ड्राइनेस रहती है और उसके ऊपर वेट नहीं करते, किसी किस्म की वैज़िन या ऑयल या कोई ऐसी चीज़ अगर इस्तेमाल नहीं करते तो डेफिनेटली ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस चीज़ को ये सोराइसिस की तरफ चली जाती है, एक्जिमा की तरफ चली जाती है, फंगस चली जाती है, नेल्स में लेके बालों में, आँखों में, कानों में, यानी बुरी तरह से इससे कि जो मरीज़ है वो मुतासर होता है सोराइसिस के हवाले से, ख़ारिश के हवाले से। और जब वहाँ तक इसकी बाकी चीज़ों में बात की जाए, जिल्द की भी, जैसे आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है तो लोग मुख्तलिफ किस्म की जो क्रीमें हैं वो इस्तेमाल करते हैं, सनब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अगर तो वो किसी अच्छी कंपनीज़ के हैं तो डेफिनेटली वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, और अगर कोई ऐसी कंपनी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो बॉडी के ऊपर रिएक्शन करेंगे उसका, और रिएक्शन की ज़रूरत में चीज़ें जाती हैं। आजकल जितने भी शैम्पूज़ हैं, फेस वॉश हैं, ये जितनी भी चीज़ें आप उनको सबको उठा के देख लें तो आपको खाने की चीज़ों में वो चीज़ें, वो मल्टी विटामिन, वो बादाम, वो रोगने बादाम, वो चीज़ें वो नहीं मिलेंगी आपको, वो साबुन में और शैम्पू के इश्तिहार में आपको मिल जाएगी। खाने की मैंने आज तक कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी जिसमें ये सारी इंग्रेडिएंट्स डाल के दिए उन्होंने कहा ये चीज़ें इसमें आप खाएं तो ये आपको मिल जाएगी, इसमें ये चीज़ मिल जाएगी। तो इसी तरह से जब से एक्नी है ख़वातीन में, बहुत ज़्यादा यंग लड़कियों में जो यंग होती हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा आ जाती हैं, टीन एज में आ जाती हैं। इसमें बहुत सारी जो कॉमन चीज़ें होती हैं, इसमें हार्मोन्स की ख़राबी होती है। हार्मोन्स की खराबी की वजह से भी ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं उनकी कमर के ऊपर बहुत सारा दाने निकल आते हैं और फिंसियों वाले होते हैं, उसमें पीप, रेशा, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इसमें कॉज क्या आती है कि जी हम तो सारा दिन एसी में भी बैठते हैं, भाई जब आपने टेक लगाई हुई है तो आपकी जो बैग है इसके ऊपर पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, पीछे से हवा को कैसा बंदोबस्त नहीं कि आपको उसमें हवा डायरेक्टली लग रही है जिससे वो चीज़ आपकी खुश्क रहे। जब पसीना जहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा होगा, पसीना आपको पता नमकियात और बॉडी में से जो गंदगी आपकी बाहर निकलती है, तो फिर वो क्या चीज़ होती है, वो फिर जरासीम पैदा करती है, ईचिंग होती है, उससे दाने बनते हैं और उस तरह से मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो ख़राब होना शुरू होती हैं। और फिर बाज़ ख़वातीन में बहुत ज़्यादा आजकल जो चीज़ चल रही है वो है नेल फंगस चल रही है, ठीक है, और सर में डेंड्रफ चल रहा है, बहुत ज़्यादा खुश्की आ जाती है, तो उसके लिए भी मोस्टली ज़्यादा होम्योपैथिक अद्वियात जो है हमारी बहुत अच्छा इसमें भी काम करती हैं। फॉर नेल फंगस है ये, क्योंकि दूसरे तरीके का इलाज में आप जाएँ तो वो डेफिनेटली वो चीज़ें क्या करती हैं, वो तो टेम्परेरी आपको फायदा दे रही है, ठीक है ना। लोग मोस्टली स्टीरॉयड की तरफ चले जाते हैं, स्टीरॉयड की भी एक लाइफ लोग इस्तेमाल करवाते हैं, क्योंकि होम्योपैथ के पास जब भी पेशेंट आता है तो वो तकरीबन पूरी तरह से डॉक्टर बन जाता है। इतना ज़्यादा वो डॉक्टरों के पास घूम के आया होता है, डॉक्टर साहब मैंने ये भी इस्तेमाल कर लिया, मैंने ये भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा अभी तक। तो उसमें फिर हम जब मरीज़ों को दवाई दी जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1 और 2 मंथ
मरीज जो है बेहतर हो बिल्कुल जो है उसमें वो क्योर हो जाते हैं इस चीज़ में, इन दवाइयात के उनकी साथ, होम्योपैथिक कंडीशन दवाइयात के बेहतर हो साथ। जाती जी है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मतलब हम मुख्तलिफ किस्म की इस खुजली यहाँ पर खारिश की बात कर रहे हैं, तो हर खारिश जो है वो लीड सोराइसिस की तरफ करती है या और भी किस्में हो सकती नहीं, हैं? इसमें काफ़ी किस्में इसमें आ जाती हैं। मैंने कहा सोराइसिस है, फंगस है, एक्जिमा एक्जिमा है, है, ठीक ठीक है, और फिर उसके बाद लिकोडर्मा है, फलबेरी जिसको हम अपने आसान लफ्ज़ों में बोलते हैं। इस तरह करके मुख्तलिफ सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, तो इनकी एक्ने वजह आ जाती क्या है। है खास वजह तौर इनकी पर? देखें जी, एक तो हमारी खुराक है। अभी खुराक में है, जब आप आपकी स्किन को ग्लोइंग करने के लिए विटामिन सी आपको चाहिए, जी। ठीक है, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा चाहिए। हाँ दो जी। चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप अगर ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी स्किन ग्लोइंग भी रहेगी, रंग सफ़ेद होना और चीज़ बात है, हाँ जी। ठीक है जी। उसके लिए और चीज़ें हैं, उसके लिए भी मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन आप जहाँ तक अपनी स्किन को हेल्थी चाह रहे हैं कि एक देखने वाला आपको देखे, चाहे उसमें आपका रंग सांवला है या काला है, उससे मायने नहीं रखता। बस ये चीज़ रखती है कि अभी शाइन कितनी है शाइन आपकी स्किन के कितनी है, अंदर, ग्लोइंग ग्लो कितनी आ रही है, हाँ। वो चीज़ें देखने वाली होती हैं। उसमें आपका वाटर इनटेक आता है और आपकी खुराक आती है कि आप खुराक कैसी ले रहे हैं। अब एक बंदा, उसको आदत है ज़्यादा मिर्च मसाले खाने की, गोश्त खाने की, ठीक है, और सब्जियां और पानी का इस्तेमाल नहीं है और कोक पी रहा है, तो डेफिनेटली उसकी बॉडी क्या है, ये उसका मैदा हमारा एक बेसिकली रेडिएटर है। अगर इसके एग्जांपल मैं ये दूंगा कि ये क्या करता है, गर्माइश पैदा करेगा उसमें। अच्छा। अब जब गर्माइश पैदा करेगा तो फिर दूसरे मसाइल भी इसके साथ चलते हैं, यूरिन के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के आ जाते हैं। तो उसी के साथ जो फिर दूसरी चीज़ें लिंक करती हैं वो आपकी खारिश जिस्म में कर देती हैं। सर्दियों में आप देखें, मोस्टली सर्दियों में बहुत ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं खारिश में, इवन कि किसी को प्रॉब्लम नहीं भी थी। अब उसकी रीज़न क्या है जी, कि सर्दियों में पानी का पीने का इस्तेमाल बिल्कुल कम खत्म हो कर दिया जाता है। ट्रू। पूरे दिन में 1 या 2 गिलास पिए जाते हैं। उससे क्या होता है जी, डॉक्टर साहब देखें जी, ये ड्राइनेस आ गई, ड्राइनेस बहुत हो जाती और है। ड्राइनेस की वजह क्या जी, आप पानी नहीं पी रहे। अब गर्मियों में जब आप आ रहे हैं, गर्मियों में आपका पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है, पानी आप ज़्यादा पी रहे हैं, ज़ाहिर बात, तो फिर आपको ये चीज़ इतनी ज़्यादा ट्रिगर नहीं करती, खारिश आपको प्रॉब्लम नहीं करती। इसी तरह हम अगर आ जाएं कि बाद शुगर के मरीज़ हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब पाँव में से बहुत जलते हैं, अच्छा। पाँव में खारिश बहुत ज़्यादा है, जलन बहुत ज़्यादा है, अब जिस्म पे खारिश बहुत ज़्यादा है। आप पेशेंट मेरे पास आ जाए जी, डॉक्टर साहब खारिश की दवाई दें कि खारिश बहुत रहती है जिस्म पे। अच्छा। मैंने कहा जी खारिश के लिए आपको शुगर है, शुगर जब उन्होंने बताया जी शुगर है लेकिन कंट्रोल में है। मैंने कहा जी ऐसा हो नहीं सकता, अगर शुगर आपकी कंट्रोल और आपको खारिश हो तो उसका जब टेस्ट करवाया तो उनकी शुगर 450 निकली। तो 450 की शुगर में आप दुनिया की कोई भी खारिश की इचिंग की दवाई देने उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, जब जब तक वो अपनी शुगर को होगी। कंट्रोल नहीं करेंगे। तो इसलिए मुख्तलिफ चीज़ें, कोई लीवर का पेशेंट है, लीवर सोराइसिस है, उसको कॉर्स लीवर डिजीज़ है, या उसके SGPT SGOT बढ़ा हुआ है और लीवर की गर्माई बहुत ज़्यादा, इसको गर्मी आम लफ्ज़ में लोग बोलते हैं ना, कि मैदे और जिगर की गर्मी हो गई है। तो उन गर्मी की वजह से भी ही ये चीज़ें ये बनती हैं कि अगर आपको और कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही तो आपको स्किन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा। ठीक अब है। जॉइंटिस जिन लोगों को हो जाता है, यरकान जिसको हम बोलते हैं, आंखें पीली हो गई, यूरिन बहुत ज़्यादा पीला आ रहा है, तो सबसे पहले आपकी स्किन भी साथ पीली हो जाती है, बिल्कुल, ठीक है ना, येलोश हो जाती है स्किन। अब देखें ना, अब हुआ क्या, लिवर आपका इफेक्ट हुआ, ठीक है, गर्मी होगी लिवर में। लिवर में गर्मी है। अब लिवर ने क्या किया, उसने आपको पूरे बॉडी के निज़ाम को जो उसको ख़राब कर दिया, आपकी आंखें भी पीली हो गई, आपकी स्किन भी येलोश हो गई। अब हर बंदा पूछ रहा है जी आपको क्या हो गया। डेफिनेटली भाई, आपका जब लिवर जिसको डिटॉक्स आपकी बॉडी में से जो डिटॉक्स करना था, उन चीज़ों को डिटॉक्स नहीं कर पाया, तो फिर क्या चीज़ आई, उस सूरत हाल में आपकी चेहरे के ऊपर दाने निकल आए, आपकी स्किन पीली हो गई, आपको खारिश हो गई। इसी तरह जब शुगर का मरीज़ है, शुगर का मरीज़ भी जब अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर क्या बनता है, उनको छाले बनने शुरू हो जाते हैं पाँव के ऊपर। जी कोई चीज़ काट गई थी या कोई चीज़ लग गया था, क्योंकि नमनस आ जाती है पाँव में, पता नहीं चलता। अब ये भी स्किन की एक बीमारी में आ जाता है ना। अब जो चीज़ हार्ट से दूर है, जिसमें ब्लड की सप्लाई करने में कमी पेश आती है, तो सबसे पहले शुगर के पेशेंट्स के पाँव इफेक्ट होते हैं, उसमें पाँव की उंगलियां सुन्न हो जाती हैं। अब वहाँ पर जब छाले बनना शुरू होते हैं, अक्सर आपने सुना कि लोगों शुगर के पेशेंट्स का जिनकी कंट्रोल नहीं, पाँव काट दिया, टांग काट दी, तो उसकी कॉज क्या बन रही है कि आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है। तो शुगर कंट्रोल नहीं है, पहले खारिश शुरू हो रही है, उसके बाद दाने बनने शुरू हो गए, बाद में सारी स्किन की कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं उसकी कॉजेज बता रहा हूँ कि डिफरेंट कॉजेज हैं कि आपका लिवर इफेक्ट हो रहा है तो क्या करेगा, आपकी पूरी स्किन पीली हो जाएगी। अगर जॉइंटिस की तरफ आप चले गए हैं, आपके शुगर है बॉडी में कंट्रोल नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम है। मैदा आपका सही तरीके से काम नहीं कर रहा तो आपको खारिश शुरू हो जाएगी। अब बाद लोग ऐसे होते हैं कि वो 6-6 महीने सर्दियों में नहीं नहाते, 6-6 महीने, और ये एग्जांपल जब दी जाती है वो कहते हैं हाँ जी मेरा भी एक जानने वाला है जिसको महीना हो गया। 6 महीने तो सर्दी भी नहीं रहती। हाँ नहीं अभी वो हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको ये लगता है कि वो 6 महीने उन्होंने नहीं नहाते। ले लीजिएगा मुझसे रेफरेंस ले लीजिएगा, जितने पेशेंट्स के चाहिए मैं बता दूंगा आपको कि ये नहाते हैं या नहीं नहा रहे। अच्छा जी। तो और गर्मियों में वैसे ही नहाया जाता है, उनसे बेचारों से पानी बड़ा गर्म होता है।
तो हमारे यहाँ पर तो जैसे ना ये मिसाइल का एक अंबार है। अंबार है, सही। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि मोस्टली पाकिस्तान में 80% 85% लोग जो है मोटरसाइकिलों पे सफ़र करते हैं, रिक्शों पे सफ़र हाँ, करते हैं, ठीक बिल्कुल है जी। ऐसे ही है, हाँ जी। अब आप हमारी जो इसका लेवल आपका डेली आप लोग सुबह में बता रहे होते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स हाँ सिस्टम जी, जितना जा बहुत रहा ज़्यादा हो है, तो गया है। उसमें लाहौर जो हमारा टॉप के टॉप ऊपर पे है। होता है। अब इसमें क्या है कि सब्जे की इन्वायरमेंट हमारा सराउंडिंग में Greenery 30 नहीं है, किलोमीटर, हाँ। आप 30 किलोमीटर में जिधर मर्जी घूम जाएं, जिस मर्जी लाहौर की नुक्कड़ में चले ना 30 किलोमीटर में आपको कहीं मेरा ख्याल सब्जा नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। सारी सोसाइटीज़ ही सोसाइटी बन गई हैं। तो जब इन्वायरमेंट हमारा क्लियर नहीं है, हमारी हवा के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिन है, बहुत ज़्यादा उसमें आलूदगी है और वो सारी आपके स्किन के ऊपर आ रही है, पसीने में शामिल हो रही है, आप सांस के थ्रू अंदर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो फिर स्किन आपको की क्या करेगा, प्रॉब्लम्स ही वो होंगी स्किन या की खारिश प्रॉब्लम्स ही आपको होगी। बनाती हैं। अच्छा, चीज़ें दूसरा करती ये हैं। कि हम सर्दियों में तो चले गर्म पानी के साथ नहाते हैं तो उसकी वजह से भी ड्राइनेस हो जाती है। गर्मियों में अब क्या करें कि टंकी में से पानी ही गर्म आना है, तो उसका क्या करें, उसकी वजह से भी फिर खारिश होगी। नहीं, उसमें देखिए मैंने बताया ना कि उसमें पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, आप उसमें कोशिश करके पानी को उसको ठंडा कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से। डायरेक्ट अगर पानी मोटर से आप ले रहे हैं, ये ट्यूबवेल से आ रहा है, घर में आप टैंकी का वाल्व बंद कर दें और बाकी पानी का आप इस्तेमाल करें, उसके लिए तो सब्स्टिट्यूट हमारे पास मौजूद है। सही। लेकिन चीज़ ये आ रही है कि आपका जैसे कोलेस्ट्रॉल किन लोगों का बड़ा होता है ना, ठीक ये चीज़ उनका रहेगी। भी होता है। अब कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, बॉडी में हीट हो जाती है, बहुत ज़्यादा हिदत रहती है जिस्म के अंदर, जिस्म गर्माइश रहती है। इसी तरह जिन लोगों को टाइफाइड होकर गुजरा है, उन लोगों को क्या होगा, उनको ऐसा लगेगा कि हर टाइम जिस्म में बुखार और थकन है और स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है। अच्छा। अब स्किन में क्या है कि हाथ लगाएंगे तो आपकी हाथ लगाते साथ ही आपको दर्द होना शुरू हो जाती है। अच्छा। अब कॉज क्या उसकी आ रही है कि डेफिनेटली आपका लिवर इफेक्ट हुआ था, लिवर में प्रॉब्लम आई थी, आपको टाइफाइड हुआ था, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपको शुगर ज़्यादा है, तो फिर उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो है ये बॉडी के अंदर होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा। और जब से ही बाकी जो पसीने के साथ खारिश का कुछ अमल दखल है, जो लोग अंडा बहुत ज़्यादा खाते हैं उन लोगों को प्रॉब्लम ज़्यादातर आ जाती है कि आपकी बॉडी उसके हवाले से सूट कर रही है नहीं करती, क्योंकि हर इंसान का एक इम्यून सिस्टम जो बॉडी के अंदर है वो अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ रखा है। अच्छा, यूजुअली ना जिनको नहीं पता होता और सर्दियों में वो अंडे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं तो रैशेस बन जाते हैं उनके पूरी बॉडी के ऊपर, पूरे मुंह के ऊपर। जी बिल्कुल, वो जारी बात है कि मैंने एलर्जी बताया कि होती है वो उन्हें। बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है आपकी, आप जो खुराक ऐसी ले रहे हैं। अब हम सोराइसिस के हमारे पास जितने भी पेशेंट आज तक आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको शिफा दी है, वो क्योर हुए हैं, सारे बेहतर हैं विद होम्योपैथिक मेडिसिन। लेकिन ये सोराइसिस गर्मियों में ही मसला क्यों एग्रीवेट करता है? जी देखें, दोनों पोजीशन इसमें से, कुछ लोगों को गर्मियों में बहुत ज़्यादा करता है, कुछ लोगों को सर्दियों में बहुत ज़्यादा है, खुश्की आ जाती है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जब ड्राइनेस आ जाती है तो फिर ये चीज़ ज़्यादा उसमें ज़्यादा फैलती है और करती है। तो इसके लिए क्या चीज़ें हैं कि हम जब ट्रीटमेंट देते हैं, होम्योपैथिक अद्वियात देते हैं, तो विद इन 1 or 2 मंथ मरीज़ मुस्तकिल ज़िंदगी भर बेहतर के हो लिए जाता है। इस चीज़ों में मुश्किल उसको शफा अल्लाह पाक दे देते हैं और अच्छा। बेहतर हो जाता है। ये चीज़ें ओके, हैं। ओके। और बाकी जो खारिश की तरफ हम फिर उसी चीज़ में आ जाते हैं, तो जब तक आप अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगे, अब इसमें सोराइसिस में भी हम सबसे पहले बड़ा गोश्त बंद कर देते हैं, मीट हर किस्म का, और उसके बाद सुर्ख मिर्च नहीं खानी और अंडा नहीं खाना आपने। ठीक है जी, अच्छा। ये चीज़ें जब तक आप परहेज़ नहीं कर रहे हैं, और जितनी मरीज़ को कहते हैं जितनी जल्दी आपने रिकवर होना है, आपको उतनी जल्दी ही आपने अपना परहेज़ करना है, फलों पर सब्जियों पर आपने रहना है। अगर आपने तेज़ मिर्च मसाले खाने हैं, आपने ज़्यादा हैवी प्रोटीन वाली खुराक लेनी है, तो फिर आप उस चीज़ों में आपकी सेहत बेहतर नहीं हो अच्छा, सकती। दूसरा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि यूजुअली सोराइसिस का जो मर्ज है वो ज़्यादातर मर्दों में ही क्यों पाया जाता है? ये जी देखें, इसमें एक बड़ा अच्छा आपने ये सवाल किया, मर्दों में इसलिए पाया, एक वायरल इन्फेक्शन है बेसिकली। ठीक है जी, एक मर्द से दूसरे मर्द को, ये आप जैसे लोग कटिंग करवाने के लिए जाते हैं या शेव करवाने के लिए जा रहे हैं, अब उसमें जो भी बार्बर है, वो नाई है, वो इस्तेमाल कर रहा है, टॉवल इस्तेमाल कर रहा है, या एक अभी पेशेंट उठ के गया है, उसको उसकी ही उस तरह से उसने उसकी शेव की है, ठीक है, उसी ब्लेड से की है। अब वो उठ के गया, अब वो नहीं अपने 50 रुपये या 100 रुपये डिटॉल पे खर्चेगा, या उसको वॉश कर लूँ या कैसी चीज़ कर लूँ, वो उसी के साथ ब्लेड ज़रूर चेंज करेगा। लेकिन ज़ाहिर बात है उसमें कोई ना कोई जर्म्स ऐसे मौजूद हैं कि वो जर्म जो उसको वो प्रॉब्लम करेगा, वो उसके ट्रैवल करके वो तोहफा उसको चला जाएगा। उसके टॉवल लिया, टॉवल इस्तेमाल कर लिया, उससे ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, फिर इस तरह से ही आप जो लोग लोकल बसों में चीज़ों में सफ़र करते हैं, अब आपको तो नहीं पता कि उसमें उस सीट के ऊपर जो बंदा बैठ के गया, या चेयर्स के ऊपर जो बंदा बैठ के गया, इसको सोराइसिस था, कोई बीमारी थी, कि वो अपने जरासीम यहाँ छोड़ गया या नहीं छोड़ के चला गया। तो जब हम उन चीज़ों को टच करते हैं, जो चीज़ें लेते हैं, तो वो फिर हमारे साथ ट्रैवल करना शुरू कर देती चीज़ें। जिन लोगों का तो इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, उनको तो चीज़ें इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, लेकिन जो कमज़ोर इम्यूनिटी के मालिक होते हैं, उन लोगों में ये बीमारी और ये चीज़ ज़्यादा शिद्दत पकड़ जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आगे बॉडी के अंदर बीमारी मौजूद होती है, और फिर जब ये तोहफा, ये गिफ्ट मिलता है किसी की तरफ से, तो फिर इस चीज़ों को वो लोग ज़्यादा जल्दी से
कैरी कर लेते हैं। बेसिकली सबसे बड़ी कॉज ये है कि ये वायरल इन्फेक्शन ये है, वायरल इन्फेक्शन है, ये एक से दूसरे बंदे एक से को दूसरी ट्रांसफर चीज़ों हो को जाता ट्रांसफर है। होता रहता है। किसी के कपड़े पहन लिए या कुछ चीज़ें कर ली तो वो चीज़ें जो है वो ट्रैवल कर जाती हैं। सही है, तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको सोराइसिस है तो अपनी चीज़ें बिल्कुल भी किसी के साथ जी शेयर ना बिल्कुल बिल्कुल करें। शेयर नहीं करें उन चीज़ों को। गर्म पानी से कपड़े अपने धोएं और धूप में उनको रखें, उसके बाद फिर आप उसको पहनना शुरू करें। होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करें, सादा खुराक खाएं, तो डेफिनेटली इन चीज़ों के साथ आपकी जो बीमारी है इससे आप हमेशा के लिए आप शिफा पा सकते शिफा हैं। पा सकते हैं। अच्छा, दूसरा जैसे हम बात कर रहे थे कि दाने बहुत ज़्यादा निकल आते हैं, तो यंगस्टर्स में हमने ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब देखा है कि 20 अबव जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें फेस पर बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं। वो लड़के भी होते हैं और वो लड़कियां भी होती हैं, दोनों ही हो रहे होते हैं। तो उसका हल क्या है, क्या कर सकते हैं वो? अच्छा देखिए, इसमें भी वही चीज़ आ जाती है, मैंने बताया ना कि जब से आपका लिवर डिटॉक्सिंग नहीं कर रहा चीज़ों को, पूरी बॉडी से आपके नहीं आ रहा, अभी उसमें कॉन्स्टिपेशन आ जाती है, जैसा अल्सरेटिव कोलाइटिस है बाज़ मरीज़ों को, ये भी एक बड़ी आंत छोटी आंत की एक बीमारी है, ठीक है जी। इसमें और ये जब इसमें प्रॉब्लम होता है तो वो फिर क्या करता है, वो ऊपर की तरफ उठती हैं चीज़ें, वो आपके बेदे में जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ सम गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं आपकी सारी चीज़ों को। और स्किन में जो ख़वातीन में मैंने जो बताया कि आपको जो प्रॉब्लम ख़वातीन में आ रहा है, यंग में, बच्चियों में, स्पेशली एक्नी के हवाले से, ठीक है, एक्नी का इसमें हार्मोनल ख़राबियाँ जो है ये सबसे ज़्यादा कंसीडर की जाती हैं। अच्छा। लिकोरिया का प्रॉब्लम इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कंसीडर किया जा सकता है। इन चीज़ों की वजह से कमर में दर्द हो गया, ये एक्नी हो गए, स्किन पेल हो गई, ठीक है ना, चेहरे के ऊपर वो ग्लोइंग नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है उसी चीज़ों से कंसर्निंग है। आपके जब आपकी हार्मोन्स लेवल आपका इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है, कोई ऐसी नहीं, उसमें चेहरों पे बाल भी आ जाते हैं बेसिकली ना। उसमें सबसे पहली निशानी ये है कि जिन ख़वातीन के हार्मोन प्रॉब्लम आ रही है, वज़न का बढ़ना, चेहरे पे दाने निकलना और चेहरे पे बाल निकलना, ठीक है जी, ये सबसे बड़ी इनकी निशानियाँ हैं। इसमें कोई भी जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, अगर वो अपना मुआवजा करेंगे तो मैं नहीं देखता कोई ऐसा भी पेशेंट है को कहे जी मेरे हार्मोन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे चेहरे पे बाल भी हैं और एक्ने भी है। लेकिन लोग तो कहते हैं कि अच्छा चले जैसे ही आप टीनेज में जाते हैं तो आपकी हार्मोनल चेंज हो रहे होते हैं, तो उसकी वजह से इट्स नॉर्मल के लड़के के भी और लड़की के भी अगर फेस पे दाने निकल रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली खुद सही हो जाएंगे। नहीं देखें, आपने हमारे आप सराउंडिंग में देखें तो कितने ऐसे लोग हैं, सारी माशाल्लाह टीनेज में आप भी गुजरे हैं, हम भी गुजरे हैं, और कितने गुजर रहे हैं अभी, तो सबके चेहरे पे तो दाने नहीं है, एक्नी नहीं है, सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें क्या चीज़ आ जाएगा, उसमें जंक फूड का फिर वही बात आ जाएगी, जंक फूड का अमल दखल आ जाएगा, उनकी खुराक का अमल आ जाएगा। अब एक बच्ची है उसको पसंद ही पिज़्ज़ा, बर्गर और बोतलें हैं, ठीक है जी, और उसने बाकी चीज़ें ऐसी पानी के इस्तेमाल नहीं करना, नहीं पीना, तो उसको तो डेफिनेटली एक्नी होंगे। हाँ जी। और जब खुराक में वो सादगी इस खुराक नहीं इस्तेमाल करेंगे या पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो चीज़ें रहेंगी। आप मैं नहीं, मुझे कोई ऐसा एक पेशेंट बता दें वो कह जी मेरी खुराक बड़ी है, साफ़ सुथरी है, मैं कोई बर्गर बोतल को ऐसी चीज़ों पे नहीं हूँ, मेरे हार्मोन भी ठीक है, उसके बावजूद एक नहीं है, अच्छा। मेरे पास आ जाए जी, मैं फ्री ट्रीटमेंट उनका करता हूँ, ऐसी मैं हाजिर हूँ चीज़ों के लिए। अच्छा, तो ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ये डेफिनेटली आपकी खुराक के ऊपर अमल दखल होता है। और ये बेसिकली बाज़ लोग, अच्छा एक चीज़ और भी मैं इसमें बता दूँ, बाज़ लोग ये कहते हैं देखें जी डॉक्टर साहब कि आपने कह दिया जी ठीक है ये खुराक की वजह से, तो सिर्फ चेहरे पे ही दाने क्यों निकल रहे हैं, अच्छा। बाकी बॉडी पे क्यों नहीं आ रहे? भाई बाकी बॉडी पे इसलिए नहीं आ रहे कि आपका जिस्म का जो सेंसिटिव एरिया सबसे ज्यादा वो कौन सा है? वो चेहरा है। तो चेहरे के ऊपर ही आपके सबसे पहले वो चीज़ जो अफेक्ट करेगी आपको, ठीक है, इसलिए सबसे पहले वो चेहरे के ऊपर आते हैं। आप चेहरे पे अगर कोई चीज़ आपको टच करती है तो वो ज़्यादा आपको फील करेगी, ठीक है, और बजाय इसके कि आपकी जब दूसरी बॉडी के ऊपर इतने ज़्यादा आपको फील नहीं होता, तो इसलिए सेंसिटिव एरिया जो बॉडी के होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं। और जो हमने बात की थी डैंड्रफ की और खारिज की, उसमें क्या चीज़ें कि जिन इस हिस्से में सबसे ज़्यादा पसीना आता है, औरतों की और मर्दों में एक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो चीज़ें आ रहा है, तो सफाई पसंद जो नहीं होते उनको क्या होता है कि उनको आप अंडर आर्म्स में देख लें, पेट में देख लें, कमर में देख लें, इन लोगों को मुख्तलिफ किस्म की, एक तो वो ब्लैकिश हो जाता है एरिया, ठीक है जी, और उसमें खारिश, दाने, कोई ना कोई ऐसी चीज़ लाजमी बनी होती है। ओके। अब उसकी क्या चीज़ है, वो लोग सफाई पसंद नहीं है। अगर आप सुबह नहाएं तो शाम में नहीं नहाना। अगर आपके वर्किंग इस तरह की है कि आप सारे दिन सुबह आप बाइक पे घूम रहे हैं या पसीने वाला काम कर रहे हैं और शाम को जाके आप शावर नहीं ले रहे, शावर भी नहीं तो ले रहे, डेफिनेटली फिर वो जरासीम क्या करेंगे, वो आपके पास ही हैं। वो आप जाके पंखे के आगे, कूलर के आगे, एसी के आगे जाके बैठ गए, वो ड्राई हो गए और वो मौजूद हैं, वो सो गए आपके साथ, ठीक है ना। आप उन्होंने जब उठना तो उन्होंने आपको वो पूरी चीज़ों को आपको इफेक्ट करना शुरू कर देना और प्रॉब्लम आपकी कर देनी है। लेकिन ये ईची स्कैल्प जो रहता है, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा है, मतलब अब सर्दियों में तो चले माना कि ईची स्कैल्प रहता है या डैंड्रफ होता है, गर्मियों में भी डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है, उसकी क्या वजह है? इसमें कुछ चीज़ें इनहेरिट आ जाती हैं प्रॉब्लम, अच्छा। ठीक है जी, और उसमें फिर वही चीज़ें आ जाती हैं कि ऑयलिंग आपकी सरों में, बालों में उस तरह से है या नहीं है। और कुछ हमारे पास एक दवाई ऐसी होती है जो हम देते हैं कोकोनट ऑयल में मिक्स करके,
अच्छा, लगाने के लिए? लगाने के लिए, ठीक है जी। Okay. तीसरे चौथे दिन में आपको डैंड्रफ नहीं रहेगा उसमें कभी भी। अच्छा, वो कोई भी ऐसे हो यहाँ पर जो भी प्रोग्राम में है या इसमें है तो मैं आपको बता भी सकता हूँ, ठीक है जी। वो आप ले लें वो दवाई, उसको कोकोनट ऑयल में मिक्स करके नहीं तो वो लगाएं। आप ही से मिलेगी या कहीं और से नहीं, वो सबसे मिल जाएगी, लेकिन जारी बात है कुछ चीज़ें चलिए हमने आफ्टर प्राइवेट फिर चीज़ प्रोग्राम रखी में हैं। पूछती हूँ कि वो- क्या हाँ, चीज़ है, ताकि मेरे जो स्कैल्प इतना, क्योंकि रोजाना हम लोगों ने ब्लो ड्राई कराना होता है, मुझे जी, जी। लगता है उसकी वजह से मेरा जी स्कैल्प बहुत बिल्कुल ज्यादा इची हो गया। बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, जैसे ही आप वो हेयर ड्राई का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाल कमज़ोर हो गए, या वेलास्टेट इस्तेमाल कर रहे हैं, बाल सीधे करने के लिए क्रीम्स कर रहे हैं, रोल कर रहे हैं, कर्लिंग कर रहे हैं, तो ये सारी जब इतना जुल्म किया जाता है किसी भी चीज़ के ऊपर ना, तो फिर जारी बात है वो बेचारी कमज़ोर तो हो जाती है ना। एग्जैक्टली, कि जब उसको उस तरह से हेल्थ और वो चीज़ें जब उनको नहीं मिल रही होती तो फिर वो चीज़ें, बाल कमज़ोर हो जाते हैं और ये डैंड्रफ आ जाता है बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें उसी से कंसर्न आ रही हैं। खारिश के लिए, एक्नी के लिए और सोराइसिस के लिए, एक्जिमा के लिए, नेल फंगस के लिए होम्योपैथिक में बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं। ठीक है, ठीक है जी, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। मैं लोगों से ही कहूँगा आप अच्छे अपने होम्योपैथ से, डॉक्टर हमजा बुखारी को चाहे नहीं देंगे, लेकिन आप किसी अच्छे होम्योपैथ से वो लें, ठीक है, अपनी तसल्ली से करके लें। और वो अद्वियात जो हैं वो बेहतरीन इलाज है, और किसी किस्म की कोई आपको उसमें नींद नहीं है, किसी किस्म के आप उसमें एडिक्ट नहीं हो जाते कि जब आपने ये दवाई खाई है तो आपने लॉन्ग टर्म जो है इसी दवाई को कंटिन्यू रखना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं कि है। वो इसी के आदी हो गए हैं हाँ, आप। अभी हाँ। देखें ना, एलोपैथिक में अगर दूसरे तरीके इलाज की तरफ हम जाते हैं तो उसमें आपको जो भी खारिश के लिए दवाई दी जाएगी वो आपको नींद लेके आएगी। अच्छा। डेफिनेटली डिजीनेस उसमें होती है, उसमें बंदा जो वो बेचारा नींद खा के घूम रहा होता है कि मैंने अच्छा। गिरना है या मैंने चलना है, तो उन चीज़ों को सारी मद्देनजर रखते हुए इसके मुतबादिल होम्योपैथिक तरीका इलाज में बेहतरीन अद्वियात मौजूद हैं जो कि हम मरीज़ों को अपने देते हैं और मरीज़ों में शफायाब भी होते हैं। और सोराइसिस एक बहुत गंदी बीमारी है। आपके प्रोग्राम की वसात से इन सारी चीज़ों से मैं फिर लोगों से ये कहूँगा कि आप होम्योपैथिक तरीका इलाज सोराइसिस के लिए इस्तेमाल करें, खारिज के लिए करें, एक्नी के लिए करें। खुदारा इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये बेहतरीन तरीका इलाज है। इसको प्रमोट भी किए हैं हर तरह के तरीका इलाज में। अल्सरेटिव कोलाइटिस है या खारिश है, कोई भी चीज़ है, इसमें आप जब होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो इनसे इंशाअल्लाह ताला आपके जितने हैं काफ़ी मामला जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं और पूरी ज़िंदगी भर की अद्वियात जो खाने से आपकी जान छूट जाती है। जान छूट जाती है आपकी। तो मतलब होम्योपैथिक का इलाज जो है वो काबिल भी है, और दूसरा ये कि जनाब आप ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, अफोर्डेबल भी है, आपकी जेब पर भारी भी नहीं पड़ता, और आप जो साल आपने अद्वियात खानी होती है उससे भी आप बच सकते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की है कि किस तरह हम खारिश का हल जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात करते हैं जिस्मानी तस्वीर और ख़ुद एतमादी में कमी के हवाले से। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर आप अपने आप पर यकीन रखते हैं तो आप जिस्मानी और जहनी तौर पर मजबूत बन सकते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि आप हर किस्म की मुश्किल और मुसीबत पर काबू भी पा सकते हैं। जिस तरह से आज के नौजवान अपने आप को देखते हैं, वो कैसे देखता है, ये उसकी इज़्ज़त नफ्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको अपने बच्चे की जिस्मानी साख्त को मुस्तरद या फिर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर कोई कमी हो उनके अंदर। और ये सच है कि तकरीबन हर बच्चे को ऐसे वक्त का सामना करना पड़ता है जब वो महसूस कर रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा मोटा है या बहुत ज़्यादा पतला है, बहुत ज़्यादा अनयूजुअल सा उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा उसका कद छोटा है, या उसका रंग फेयर नहीं है, वाइट नहीं है। वैसे तो वालिदैन जो है वो बच्चे की हर अच्छी बुरी आदत से आगाह होते हैं, लेकिन जब कोई खामी उनकी ज़िंदगी के दीगर पहलुओं पर असरअंदाज होने लगती है ना, तो ये नींद से जागने का वक्त है वालिदैन के लिए। बाज़ औक़ात जिस्म की मनफी तस्वीर को तलाश करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप जानते हैं कि आप अपने बच्चे में क्या तलाश कर रहे हैं तो आप उसे देख सकते हैं और चीज़ों के हाथ से निकल जाने से पहले उसे दुरुस्त भी कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह कि खुद एतमादी की कमी बहुत ज़्यादा है जो किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से रोक सकती है और उसके लिए बहुत ज़्यादा वो ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। तो आज के सेगमेंट में हम इस तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए नेहा खान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है। नेहा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नेहा, सबसे पहले तो बताइए, सेल्फ़ इस्टीम या फिर जो जिस्मानी तस्वीर होती है, इससे क्या मुराद है, इसकी क्या डेफिनेशंस हो सकती हैं और इसको किस तरह आप एड्रेस करेंगी?
देखें, ये जो दो चीज़ें जिनकी आपने बात की, जिस्मानी तस्वीर जिसको बॉडी इमेज कहा जाता है, और ख़ुद एतमादी यानी सेल्फ़ इस्टीम, ये दो चीज़ें अपने ही आप में बहुत एक इनफरादी इनका इम्पोर्टेंस है। लेकिन जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं तो ये एक बहुत बड़ी टर्म जो है हम इसको देखते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारे मसले आजकल के बच्चे बच्चियाँ इवन के बड़े लोग भी बहुत फेस कर रहे हैं। अच्छा। सो बॉडी इमेज या जिस्मानी तस्वीर जो है वो बेसिकली आप अपने आप को, अपने जिस्म को, साख्त, कद, रंग, आप उसको कैसे देख रहे हैं। एक आपकी अपनी सोच है कि आप कैसे हैं, और इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपकी नफ्सियात, कि आप नफ्सियाती तौर पे अपने आप को कैसे देख रहे हैं, और एक आपका वाकई जो एक्चुअल आपका जो बॉडी शेप है, जो आपका कद है, जो आपका रंग है उसमें। सो फिज़िकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। जहाँ बात है सेल्फ इस्टीम यानी कि खुद एतमादी की, उसमें ये होता है कि आप कितने सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। अच्छा। आपका जो जिस्म की साख्त है, जैसे आपकी बनावट है, जैसा आपका रंग है, क्या आप उसमें कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, आप उससे सेटिस्फाइड हैं या नहीं है। तो ये इसको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं कि ये दोनों ही एलिमेंट्स जो है हमारी सोसाइटी में इतने ज़्यादा प्रिवेल करते जा रहे हैं, कॉजेज़ क्या हैं इसकी? कॉजेज़ की अगर बात की जाए तो एक बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन सबसे पहले जो आजकल जो सबसे पहला कॉज मैं समझती हूँ कि आजकल की जनरेशन में है, वो है सोशल मीडिया। अच्छा। सोशल मीडिया यूज़ करने से जो कंपैरिजन्स हम जनरेट कर रहे हैं, एक नॉर्मल घर में रहने वाली औरत या घर में रहने वाला मर्द, या वो मर्द जो बाहर जाके काम कर रहा है, उसके इर्द गिर्द अपने जैसे ही लोग होंगे। कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, किसी का रंग सांवला होगा, किसी का रंग थोड़ा ज़्यादा सांवला होगा, कुछ लोग बाइक पे सफ़र करते हैं, कुछ लोग गाड़ी में सफ़र करते हैं। ये सारी चीज़ें और ये सारे फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं। सोशल मीडिया की वजह से हम कंपैरिजन में बहुत आ चुके हैं। हम कंपटीशन करते हैं एक दूसरे से, हमें हसद है, हम एक दूसरे से आगे निकलने की बहुत एक तमन्ना, एक जुस्तजू है कि हम बस आगे निकलें, चाहे वो अपनी जिसामत को लेके, खूबसूरती को लेके, या किसी और भी चीज़ को लेके। सोशल मीडिया का कंपैरिजन, कंपटीशन। दूसरा, इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा देखने में आई है, जो मैं क्लाइंट्स देखती हूँ उनमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ प्रेवलेंट है, आपके बचपन में हुए हुए कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि रिजॉल्व नहीं होते। अगर बचपन में जिस तरह के बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर आप स्कूल के बच्चे की बात करें, अगर स्कूल में उसको किसी बच्चे ने बुली किया है, अब बुलिंग जो है एक अलग, एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वास्ट टॉपिक है, जिस पे हम फिर कभी बात करेंगे। अगर बच्चे को किसी भी मौके पे किसी दूसरे बच्चे ने, किसी बड़े बच्चे ने, इवन किसी टीचर ने भी ना चाहते हुए भी, आप अनकॉन्शियसली कुछ बातें ऐसी बोल जाते हैं, लेकिन वो जहन में नक्श हो जाती हैं। तो अगर उस बच्चे के जहन में नक्श हो गया, अगर टीचर ने कह दिया कि तुम जंक फूड खा रहे हो, उसके लंच में बर्गर है या कोई इस तरह की चीज़ है जो जंक है, और टीचर ने कह दिया कि तुम जंक फूड खा रहे हो, तुम मोटे हो जाओगे। हाँ। अब वो बच्चे की अपनी नफ्सियात है कि वो उस चीज़ को कैसे परसीव करेगा, वो कैसे समझेगा। कुछ बच्चे इग्नोर कर देते हैं, वो अपनी ही खेल में जो है उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत हसास होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, और उसकी भी अगेन रीज़न्स हैं कि घर वाले किस तरह तरबियत कर रहे हैं, बच्चे की अपनी जो डेवलपमेंट है वो सही है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो अगर आपने एक बच्चे को लेबल कर दिया कि तुम मोटे हो जाओगे, तो वो उसके जहन में नक्श हो जाएगा, और आगे चल के जो है ज़िंदगी में उसको ये चीज़ जो है वो तंग करेगी कि वो चाहे बिल्कुल नॉर्मल हो, सोसाइटी की नज़र में वो बिल्कुल चाहे नॉर्मल हो, वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसा एक आइडियल बॉडी होनी चाहिए, लेकिन उसको लगेगा कि नहीं, मुझे तो क्योंकि बचपन में किसी ने कहा था, वो कहेगा भी नहीं शायद। ये फिर प्रोब करनी पड़ती हैं चीज़ें, बातचीत के ज़रिए हम ये प्रोब करते हैं कि अच्छा क्या हुआ था, और बाज़ दफ़ा इंसानों को, क्लाइंट्स को खुद पता ही नहीं होता कि वाकई ऐसा कुछ हुआ भी था। वो सवाल जवाब के ज़रिए आप उस मौके तक पहुंचते हैं कि वाकई ऐसा कुछ हुआ था, और उस चीज़ ने आगे चल के ज़िंदगी पे किस तरह उसके वो असरअंदाज हुआ है कि वो एक डिसऑर्डर की सूरत जो है वो ले गया। अच्छा, लेकिन हमारे अगर देखा जाए ना, तो यंग जनरेशन जो अभी की जनरेशन है और हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनमें एक थोड़ा सा गैप है। बिल्कुल, आप समझ लें, कम्युनिकेशन गैप है, जनरेशन गैप भी है। तो अगर उनके साथ ये बात की जाती है, बिकॉज घरों में हमारी परवरिश या बच्चों की परवरिश तरबियत उन्होंने ही करनी है, वालिदैन ने करनी है, और उनसे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने करनी है। उनके सामने अगर ये चीज़ रखी जाए नेहा, तो वो कहते हैं कि हमने भी तो बच्चे पाले हैं, हमने भी 7-7, 8-8, 5-5 बच्चे पाली हैं, और सभी पल गए हैं, हमने किसी पे अलग अलग फोकस नहीं किया, अलग अलग तरबियत नहीं की है।
अब ये क्यों चीज़ें हो रही हैं, तो ये अब जो चीज़ें हो रही हैं इसको किस तरह आप बताएंगे? अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने पूछी और बड़ा अच्छा सवाल है। अभी कल रिसेंटली मैं एक ट्रेनिंग सेशन में थी जिसमें एक बहुत ही अच्छी साइकोलॉजिस्ट वो हमारी ट्रेनिंग कर रही थी। अच्छा। तो उसमें उन्होंने ये एग्जांपल दी, किसी ने ये क्वेश्चन पोज किया कि जो जनरेशनल गैप है, और कहा जाता है ना कि हम भी तो बड़े Exactly, हुए, हाँ, इवन हमारे माँ बाप कहते हैं हम भी तो पले बड़े, आज की जनरेशन को क्यों इस तरह की। तो उन्होंने इसका जवाब बहुत खूबसूरत दिया और वो दिल को वाकई जाके लगा। हमारी जनरेशन और आज की जनरेशन में फ़र्क ये है कि हमारी जनरेशन जो थी वो एक फ़्लो के साथ चल रही थी। आपका सोशल मीडिया इतना फास्ट नहीं था, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, आपका जो भी आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो चीज़ें आ रही हैं वो नहीं थी। एक बहुत ही नॉर्मल सी ज़िंदगी थी और उस ज़िंदगी की पेस के साथ हम चल रहे थे। कोई नई चीज़ आती थी, कोई नया ड्रामा आता था, हम सारी फैमिली के साथ बैठ के देखते थे। कोई नया प्रोग्राम आता था, कोई मूवी आती थी। अब ज़िंदगी एक दौड़ है और उस दौड़ में हर बच्चे को भागना है। और वो दौड़ ये नहीं है, पहले होता था कि अच्छा जी कोई डॉक्टर बना है, उसने सिटी में जो है एक अच्छी डिस्टिंक्शन ले ली, बहुत बड़ी बात है, मिठाइयाँ बंट रही हैं और एक पूरा जश्न मनाया जाता था। बहुत ही ऊंचा अगर आप चले जाएं तो जी मुल्क में उसने डिस्टिंक्शन लिया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, या कोई आपने ऐसा अचीवमेंट की कि वो पाकिस्तान की हद तक जो है वो एक आप रिनाउंड एक वो उसमें आप जाने जाते हैं, तो बड़ा एक वो समझा जाता था कि बड़े फ़ख्र की बात है। आज क्या है, आज द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। आज हर बच्चे का इम्तिहान जो है वो उसके साथ बैठे वाले बच्चे, किसी दूसरे पढ़ने वाले बच्चे, किसी दूसरे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के साथ नहीं है, उसका मुकाबला ग्लोबल बच्चों से है। उसका अमेरिका यूएस में भी है, उसका मुकाबला कनाडा में भी है, उसका मुकाबला यूरोप के बच्चों के साथ भी है। तो हमारे पेरेंट्स और हमारे हम माँ बाप जो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो ये तो कह देते हैं कि हम पल गए, ये बच्चे क्यों नहीं पलते। वो ये नहीं सोचते कि इन बच्चों का मुकाबला है किस किस चीज़ से। सही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी दुनिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टेक ओवर कर रही है। तो समझिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ है और आपका बच्चा यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इट्स वेरी स्टीप। हम जो थे, हम अगर यहाँ थे तो दुनिया यहाँ पे थी, ना सोशल मीडिया था, ना कंप्यूटर का इतना यूजेज था भी वो बहुत एक बेसिक था। अब हम यहाँ हैं। तो ये वाला जो फासला हमने तय करना है, आप सोचें कि उस बच्चे की नफ्सियात, उस बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर हमने बिल्डअप किया हुआ है। सो दिस इज़ द रीज़न कि हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो किस तरह करें, मतलब बच्चों को किस तरह बताएं कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, या इवन दो कि अगर आप स्कूल्स में भी जा रहे हैं वहाँ पे भी बच्चे एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, ये गाड़ी पे आ रहा है तो मैं क्यों बाइक पे आ रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स क्यों मुझे बाइक पे छोड़े हैं, या उसके लंच में कोई अच्छी चीज़ है तो मेरे लंच में क्यों नहीं अच्छी चीज़, या इस तरह की 100 चीज़ें होती हैं। फिर सोशल मीडिया पर भी इस तरह हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं। तो हम कैसे उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आपने कंपैरिजन नहीं करना, जो आपके पास चीज़ें हैं आपने उसी के ऊपर जो कह लें कि हैप्पी होना है या सब्र शुक्र करना है, किस तरह बता सकते हैं उन्हें? अच्छा, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये कि बच्चे से हम एक्सपेक्ट तो करेंगे, हमने समझा दिया कि बेटा आपने कंपैरिजन नहीं करना, आपने सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करना। सबसे पहले हम अपने अंदर देखें कि क्या हम वो कर रहे हैं। बच्चा सीखता अपने घर से है, सबसे पहले अपने स्कूल से है। क्या घर में कंपैरिजन हो रहा है, क्या स्कूल में कंपैरिजन हो रहा है? अगर हम घर में रोक लेंगे तो हो सकता है कि स्कूल में कोई टीचर कर रही हो कंपैरिजन, अच्छा, बच्चे कर रहे हो कंपैरिजन। तो हमें ठीक है कि माँ बाप स्कूल में अवेलेबल नहीं होते, 24/7 बच्चों के साथ नहीं होते, लेकिन हमारी टीचर्स को, हमारी प्रिंसिपल्स को ये ज़रूर होना चाहिए एहसास कि बच्चों की तरबियत इस तरह से की जाए कि सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स जो है वो उनके ऊपर हावी ना हो। अच्छा। हर बच्चा एक इनफरादी हद तक जो है वो एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है, और हर बच्चा एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सही। अगर एक बच्चा ये कहे कि मैं कोई हीरोइन बन जाऊं या मैं कोई मॉडल बन जाऊं, ठीक है, आगे जाके वो बनेगी, जब वक्त आएगा वो सब करेंगे। लेकिन अगर वो एक आइडियल बना ले कि फलाना मॉडल जो है मैंने तो बिल्कुल उसकी तरह दिखना है, तो वो इम्पॉसिबल है। आप अब सबसे पहले आप सेल्फ एक्सेप्टेंस लाएं अपने अंदर कि आप जो हैं आप वैसे ही खूबसूरत हैं। हाँ। मसला ये है कि हम दीन से भी बहुत हट चुके हैं। अगर हम दीनी एतबार से देखें तो अल्लाह ताला ने जैसे आपको बनाया है
आप आप वैसे ही वैसे ही बहुत प्यारे खूबसूरत हैं, हैं, आप बेशक वैसे ही बहुत ऐसे ही हैं, खूबसूरत बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। तो ये कहना कि तुम मोटे हो, तुम लंबे हो, तुम्हारा कद छोटा है, ये बात गलत है। कुछ चीज़ें जो हैं वो अल्लाह और इंसान के दरमियान होती है। हो सकता है कि कोई शख्स अगर मोटा है उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स हो, कोई मेडिकल ऐसी Issues हो इश्यूज सकते हैं, हो हाँ कि जी, जो बिल्कुल रिजॉल्व नहीं ऐसे हो ही है, सकते। बिल्कुल। आजकल इतनी बीमारियां हैं, इतनी बीमारियां, हम ना बोलने से पहले सोचते नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम सिर्फ बोल देते हैं और हम उसको कहते हैं कि हम तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो बिल्कुल। कुछ भी नहीं मतलब रख सकते अपने अंदर, हम तो मुंह पे बोल देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस में और रूडनेस में बहुत फ़र्क है। आप किसी की सेल्फ एस्टीम मजरू कर रहे हैं, उसका भी ख्याल रखा करें। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट इसका सबसे पहले तो ये कि आप अपने घर में इर्द गिर्द देखें कि क्या कोई इतना कॉन्शियस तो नहीं हो रहा, क्या कोई वाकई किसी के साथ कंपैरिजन तो नहीं कर रहा। ठीक है। अगर कर रहा है तो दैट इज़ द पॉइंट कि जहाँ आपको समझ आ गई कि ठीक है, यहाँ पे अब मसला शुरू हो जाता है। अब मसला कोई इतना गंभीर नहीं है कि जिसको आप ये कहें कि लो जी ये तो Solve सॉल्व नहीं हो सकता। अच्छा। हर मसला देखिए, अल्लाह ताला ने मसले अगर डाले हैं ना तो तो मसलों उसका, का सोल्यूशन भी हल साथ भी ही दिया, निकाला है। हल भी निकाला है बेशक। सबसे पहले आप अपने घर वालों से बातचीत करें ओके। कि एक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो मत करें। ठीक है। एक नॉर्मल कॉमन लेमैन की ज़िंदगी आप गुजारें। टीवी पे देखें जो आ रही हैं चीज़ें वो एक हद तक सही भी होती हैं, लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख भी होता है। हाँ। तो घर बैठने वाले जो देख रहे हैं हमें इस वक्त, उनको नहीं पता कि यहाँ स्टूडियो में इर्द गिर्द क्या हाँ, है। ये किस तरह ये सारी चीज़ें हो रही हैं, चल रही हैं। बिल्कुल। हाँ। तो हम स्टोरी की एक साइड देखते हैं, एक पहलू देखते हैं, दूसरा रुख हम नहीं देखते। घर से आप देखें, फिर उसके बाद ठीक है। टीचर से बात करें, ठीक है। प्रिंसिपल से बात करें। अगर बच्चा ज़्यादा कॉन्शियस हो रहा है तो बच्चे को फिर आप थेरेपी की तरफ ज़रूर लेके जाएं, कंसल्टेशन की तरफ कंसल्टेशन जरूर आप करवाएं। लेकर जाएं। और आजकल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है, इसमें कोई भी हर्ज नहीं है। नेहा खान हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। नेहा, थैंक यू सो मच You're welcome। कि आप यहाँ पर आई और इस टॉपिक के ऊपर आपने हमसे बात की है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।